Rajesh, a 23-year-old male, was admitted 5 days after a crush injury to his right leg following a road traffic accident. He had been treated with a local village quack. On examination, the wound, which was bandaged with a solid gauze, appeared to be heavily contaminated with soil. The local muscle appeared to have been crushed. There was edema and pain at the site, and crepitus was felt on palpation. So, what is the clinical condition? It is gas gangrene. Let's see the clinical features of gas gangrene to understand this. The incubation period of gas gangrene is variable. Depending upon the nature of injury, the amount of wound contamination, and the type of clostridial species involved, the incubation period varies. इंक्यूबेशन पीरियड 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि इंजरी कैसा है, वुंड कॉन्टामिनेशन कितना हुआ है, और कौन से क्लॉस्ट्रीडियल स्पीसीज़ के कारण गैस गैंग्रीन हो रहा है. ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल के लिए क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस का इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 48 आवर्स होता है. उससे ज़्यादा होता है क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम का, दैट इज़ 2 to 3 days, और क्लॉस्ट्रीडियम नोवी का 5 to 6 days. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा क्लॉस्ट्रीडियल स्पीसीज़ कॉज कर रहा है, फिर वुंड कितना कॉन्टामिनेट हुआ है और कैसा इंजरी है. ठीक है, तो जैसे क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस के लिए लगभग 10 to 48 आवर्स, क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम के लिए 2 to 3 days, और क्लॉस्ट्रीडियम नोवी के लिए 5 to 6 days. Various manifestations include sudden onset of excruciating pain at the affected site. ठीक है, बहुत एक्सट्रीम पेन होगा और ये सडनली स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, ऐसा नहीं है धीरे धीरे पेन होगा, सडनली स्टार्ट होगा और बहुत ज़्यादा पेन होगा. रैपिड डेवलपमेंट ऑफ अ फाउल स्मेलिंग थिन सीरोसैंग्यूनस डिस्चार्ज. ठीक है, तो जो सीरोसैंग्यूनस डिस्चार्ज होगा इट विल बी फाउल स्मेलिंग, और इसका भी बहुत रैपिड डेवलपमेंट होता है. एक्सक्रूशिएटिंग पेन जो था उसका भी सडन ऑनसेट हो रहा है. ठीक है, देन जो मेन चीज़ है दैट इज़ गैस बबल्स और क्रेपिटस. ठीक है, गैस बबल और क्रेपिटस इन द मसल प्लेन्स, ब्राउनी इडिमा एंड इंड्यूरेशन. ठीक है, क्या होता है ब्राउनी एडिमा होता है. ब्राउनी एडिमा मतलब एक टाइप का स्वेलिंग होगा स्किन में, जिसमें स्किन का थिकनिंग हो जाएगा, इंड्यूरेशन होगा, हार्डनिंग हो जाएगा स्किन का, फाइब्रोसिस या फिर इंक्रीज पिगमेंटेशन भी होता है. देन सच गैंग्रीनस टिश्यू लेटर में बिकम लिक्विफाइड एंड स्लॉज्ड ऑफ. ठीक है, ये जो गैस गैंग्रीन का जो टिश्यू जितना इफेक्टेड हुआ है ये लेटर लिक्विफाई होके स्लज्ड ऑफ हो जाएगा. शॉक एंड ऑर्गन फेलियर डेवलप लेटर एसोसिएटेड विथ हाई मॉर्टैलिटी रेट. 50% का मॉर्टैलिटी रेट है. तो यहाँ क्वेश्चन से क्लियर है, ये जो कीवर्ड है क्रेपिटस, एडिमा और पेन. ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कीवर्ड है क्रेपिटस. बाकी एक इंजरी हुआ था जिसमें राइट लेग एफेक्ट हुआ. ठीक है, और ये एक विलेज क्वैक ने ठीक किया था. ठीक है, ट्रीट किया था, ठीक तो नहीं किया था. क्वैक होते हैं जो एक्चुअली डॉक्टर्स नहीं होते हैं बट दे क्लेम देमसेल्व्स टू बी डॉक्टर्स. ये विलेज में बहुत मिलते हैं. ठीक है, ढोंगी डॉक्टर्स जो होते हैं. तो उसने प्रॉपरली बैंडेज वगैरह नहीं किया, असली कॉज उसको पता नहीं चला, जिसके कारण गैस गैंग्रीन डेवलप हो जाता है. ठीक है, बिकॉज कॉन्टामिनेटेड है वो वुंड. ठीक है, यहाँ पे जो लोकल मसल्स हैं वो क्रश हो चुके हैं, एडिमा है, पेन है एंड क्रिपिटस है. क्रिपिटस मतलब गैस बबल्स. सो क्लिनिकल कंडीशन में तो गैस गैंग्रीन हो गया. लिस्ट द etiological agents responsible for gas gangrene. So gas gangrene is always
polymicrobial and is caused by many clostridial species. ठीक है, मतलब एक माइक्रोब नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी पॉलीमाइक्रोबियल और बहुत सारे क्लॉस्ट्रीडियल स्पीसीज़ के कारण होता है. स्टैब्लिश एजेंट्स क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, मोस्ट कॉमन 60% of the total cases, Clostridium novae and Clostridium septicum. तो सबसे कॉमन क्या है? Clostridium perfringens. ठीक है, 60% केसेस में Clostridium perfringens is the agent. बाकी 20-40 केसेस में Clostridium septicum and Clostridium novae. These are the established agent. Probable agent, they are less commonly implicated. Example, Clostridium histolyticum, Clostridium sporogenes, Clostridium falix, Clostridium bifermentans, Clostridium sordeli, Clostridium aerophotidum and Clostridium tertium. ठीक है, तो ये हमेशा पॉलीमाइक्रोबियल होता है. स्टैब्लिश्ड एजेंट है क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस मोस्ट कॉमन, बाकी क्लॉस्ट्रीडियम नोवी और क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम 20-40% केसेस में होता है. और जो प्रोबेबल एजेंट्स हैं जो बहुत कम कॉमनली इम्प्लिकेट होते हैं, उनमें वी हैव क्लॉस्ट्रीडियम हिस्टोलिटिकम, क्लॉस्ट्रीडियम टर्शियम, क्लॉस्ट्रीडियम बाइफेरमेंटस, स्पोरोजीन्स, फैलेक्स, सॉर्डेली एंड एरोफोटिडम. ठीक है, स्टैब्लिश्ड एजेंट तीनों याद होने चाहिए, परफ्रिंजिस, नोवी एंड सेप्टिकम. प्रोबेबल में कुछ याद कर लेते हैं, जैसे कि हिस्टोलिटिकम, स्पोरोजीन्स, फैलेक्स, बाइफेरमेंटस, या टर्शियम, एरोफोटिडम, सॉर्डेली भी है. ठीक है, हिस्टोलिटिकम, स्पोरोजीन्स, फैलेक्स, बाइफेरमेंटस, टर्शियम, एरोफोटिडम and sordeli. Then describe in detail the pathogenesis of this condition. The development of gas gangrene requires anaerobic environment and contamination of wound, and rarely spontaneous non-traumatic gas gangrene occurs within hematogenous seeding of normal muscle with bowel clostridia as occurs in people with gastrointestinal pathologies. तो गैस गैंग्रीन के डेवलपमेंट के लिए दो चीज़ चाहिए, एनारोबिक एनवायरनमेंट और कॉन्टामिनेशन ऑफ वुंड. क्रशिंग इंजुरीज ऑफ मसल सच एज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट caused by laceration of large or medium sized arteries, open fractures of bones or foreign bodies due to bullet injuries or devitalized tissue lead to interruption in the blood supply and tissue ischemia. Anoxic muscle start utilizing pyruvate anaerobically to produce lactic acid. Okay. तो जो क्लिनिकल केस था उसमें क्या हुआ था? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण मसल्स में क्रशिंग इंजरी होगा. जो मीडियम साइज्ड आर्टरीज़ हैं, लार्ज साइज्ड आर्टरीज़ हैं, उनका लेसरेशन हो जाता है. फिर बुलेट इंजरीज़ या फिर लॉन्ग बोन के ओपन फ्रैक्चर के कारण या डीवाइटलाइज्ड टिश्यू, इन सब के कारण जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट होगा. ठीक है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो आर्टरीज़ हैं उनका लेसरेशन हो रहा है. ठीक है, डीवाइटलाइज्ड टिश्यू है, तो इन सब में ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो रहा है. ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होने के कारण टिश्यू इस्चीमिया होगा. एंड द एनॉक्सिक मसल स्टार्ट यूटिलाइजिंग पायरुवेट एनारोबिकली टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड. फिर अब ऑक्सीजन सप्लाई तो हो नहीं रहा है, तो जो मसल है वो पायरुवेट को यूटिलाइज़ करेगा और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा एनारोबिकली. और एनारोबिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है गैस गैंग्रीन के डेवलपमेंट के कारण. ठीक है, तो कौन कौन से सिचुएशंस में हो सकते हैं? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स के कारण जो इंजरीज़ हो रहे हैं, फिर ओपन फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन, फॉरेन बॉडीज़ जैसे कि बुलेट इंजरी. ठीक है, इन ये सब के कारण एनारोबिक एनवायरनमेंट प्रमोट होता है. Then contamination of wound with clostridial spores present in the soil during war or
रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट और क्लोथ्स। ठीक है, तो वॉर और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में जो इंजरीज़ हुआ, अगर उन इंजरीज़ का कॉन्टामिनेशन हो जाता है क्लॉस्ट्रीडियल स्पोर्स से, तो फिर गैस गैंग्रीन का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ये जो क्लॉस्ट्रीडियल स्पोर्स है ये या तो सॉइल में प्रेजेंट होंगे या क्लोथ्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और अगर ये वुंड को कॉन्टामिनेट करेंगे तो फिर गैस गैंग्रीन डेवलप होगा। रियरली नॉन ट्रॉमेटिक गैस गैंग्रीन occurs via hematogenous seeding of normal muscle with bowel clostridia, as occurs in people with gastrointestinal pathologies, example colonic malignancy। ठीक है, नॉन ट्रोमेटिक गैस गैंग्रीन भी होता है। इसमें क्या होता है, बावेल क्लॉस्ट्रीडिया जो होते हैं उनका हेमाटोजीनस स्प्रेड होगा और ये जाके नॉर्मल मसल्स में सीड कर जाएंगे। ठीक है, हेमाटोजीनस सीडिंग ऑफ द बावेल क्लॉस्ट्रीडिया इन नॉर्मल मसल्स। तो इसमें कुछ इंजरी नहीं हो रहा है, तो दिस इज़ नॉन ट्रोमेटिक गैस गैंग्रीन। इट ऑकर्स इन पीपल विथ gastrointestinal pathologies, example colonic malignancy। Let's see the virulence factor mediated gas gangrene. Toxin produced by Clostridium perfringens. Once introduced, Clostridium perfringens proliferates locally and elaborates exotoxins, chiefly alpha and theta toxin। ये जो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजेस है, जो मोस्ट कॉमन इस्टेब्लिश्ड और ईटियोलॉजिकल एजेंट है, ये लोकली प्रोलिफरेट करेंगे और एक्सोटॉक्सिन्स एलाबरेट करते हैं। मोस्ट कॉमनली कौन है, एक अल्फा टॉक्सिन एंड देन थीटा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन इज़ द प्रिंसिपल वायरुलेंस फैक्टर। ठीक है, प्रिंसिपल वायरुलेंस फैक्टर क्या है, अल्फा टॉक्सिन, ये एक एक्सोटॉक्सिन है। It has both phospholipase C and sphingomyelinase activity। ठीक है, अल्फा टॉक्सिन में दो एक्टिविटी है, एक फोस्फोलाइपेज C और दूसरा स्पिंगोमाइलिनेज एक्टिविटी। ये क्या करता है, ये प्लेटलेट एडहेशन मॉलिक्यूल्स ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A को एक्टिवेट करता है और न्यूट्रोफिलिक रिसेप्टर्स CD11B एंड CD18 इनको भी एक्टिवेट करता है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ प्लेटलेट एंड न्यूट्रोफिल्स इन द ब्लड वेसल्स कॉजिंग अक्लूजन। अल्फा टॉक्सिन प्रिंसिपल वायरुलेंस फैक्टर है, इसके पास फोस्फोलाइपेज C और स्पिंगोमाइलिनेज का एक्टिविटी होता है। जो प्लेटलेट एडहेशन मॉलिक्यूल्स है ग्लाइकोप्रोटीन 2B एंड 3A और न्यूट्रोफिल रिसेप्टर्स CD11B और 18, अल्फा टॉक्सिन इनको एक्टिवेट करेगा। इनके एक्टिवेशन के कारण प्लेटलेट्स और न्यूट्रोफिल्स एग्रीगेट कर जाएंगे, जिसके कारण ब्लड वेसल में अक्लूजन होगा। ठीक है, अक्लूजन होगा तो जो ब्लड सप्लाई है वो इंटरप्ट होगा और टिश्यू इस्कीमिया होगा। अल्फा टॉक्सिन डायरेक्टली सप्रेस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी लीडिंग टू रिडक्शन इन कार्डियक आउटपुट and results in profound hypotension। अल्फा टॉक्सिन जो है वो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को सप्रेस करता है, जिसके कारण कार्डियक आउटपुट कम होगा और फिर प्रोफाउंड हाइपोटेंशन होगा। ठीक है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करता है, कार्डियक आउटपुट कम होगा एंड दैट विल रिजल्ट इन प्रोफाउंड हाइपोटेंशन। सो दिस वाज अल्फा टॉक्सिन, द प्रिंसिपल वायरुलेंस फैक्टर। Then we have theta toxin. It causes marked vasodilation by activating mediators, example prostacyclin and platelet activating factor। okay, थीटा टॉक्सिन क्या करता है, वैसोडाइलेशन करवाता है। ये प्रोस्टासाइक्लिन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, थीटा टॉक्सिन वैसोडाइलेशन करवा रहा है, किसको किसको एक्टिवेट करता है, प्रोस्टासाइक्लिन्स को और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर को। टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय अदर क्लॉस्ट्रीडिया। क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम प्रोड्यूसेस 4 मेन टॉक्सिन, अल्फा टॉक्सिन, बीटा टॉक्सिन,
गामा टॉक्सिन एंड सेप्टिकोलाइसिन, प्रोटीएज एंड न्यूरामिनिडेज। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम 4 मेन टॉक्सिन्स रिलीज़ करता है। अल्फा टॉक्सिन लीथल, हीमोलाइटिंग और नेक्रोटाइजिंग एक्टिविटी होता है। अल्फा टॉक्सिन लीथल होता है, इसमें नेक्रोटाइजिंग एक्टिविटी है, और अल्फा टॉक्सिन इन हीमोलाइटिक। बीटा टॉक्सिन डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज। गामा टॉक्सिन जो है दिस इज हायालूरोनिडेज। ठीक है, गामा टॉक्सिन हायालूरोनिडेज है। एंड देन वी हैव सेप्टिकोलाइसिन, प्रोटीएज एंड न्यूरामिनिडेज। ठीक है, जो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस था वो अल्फा टॉक्सिन थीटा टॉक्सिन रिलीज़ कर रहा है, और क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम अल्फा टॉक्सिन जो लीथल, हीमोलाइटिंग और नेक्रोटाइजिंग एक्टिविटी है। बीटा टॉक्सिन जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज है। गामा टॉक्सिन दैट इज़ हायालूरोनिडेज एंड सेप्टिकोलाइसिन, प्रोटीएज एंड न्यूरोएमिनिडेज। क्लॉस्ट्रीडियम नोवी का 4 सब टाइप होता है, A to D। टाइप A produces bacteriophage coated alpha toxin which commonly causes gas gangrene। क्लॉस्ट्रीडियम नोवी का 4 सब टाइप है, A to D। जो टाइप A है वो बैक्टीरियोफेज प्रोड्यूस करता है, ये बैक्टीरियोफेज कोडेड अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। टाइप A अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है विच इज़ बैक्टीरियोफेज कोडेड, और ये जो अल्फा टॉक्सिन है दिस कॉजेस गैस गैंग्रीन। ठीक है, तो गैस गैंग्रीन के डेवलपमेंट के लिए कैसा एनवायरनमेंट चाहिए? एनारोबिक एनवायरनमेंट और कॉन्टामिनेशन ऑफ वुड विथ क्लॉस्ट्रीडियल स्पोर्स। ये स्पोर्स या तो सॉइल में होंगे या क्लोथ्स में होंगे। नॉन ट्रोमैटिक गैस गैंग्रीन का हेमाटोजीनस सीडिंग होता है। ठीक है, एज ऑकर्स इन पीपल विथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैथोलॉजीज। नाउ लेट्स सी द वायरुलेंस फैक्टर। जो क्लॉस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस है उसका 2 एक्सोटॉक्सिन होता है, अल्फा टॉक्सिन, थीटा टॉक्सिन। इसमें जो अल्फा टॉक्सिन है दैट इज़ द प्रिंसिपल वायरुलेंस फैक्टर। ये प्लेटलेट एडहेशन मॉलिक्यूल्स और न्यूट्रोफिल रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण प्लेटलेट्स एग्रीगेट करेगा और ब्लड वेसल्स में अक्लूजन होगा, और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को सप्रेस करेगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा जिसके कारण हाइपोटेंशन होता है। जो थीटा टॉक्सिन है वो वैसोडाइलेशन करवाता है, प्रोस्टासाइक्लिन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है। क्लॉस्ट्रीडियम सेप्टिकम का 4 टॉक्सिन है, अल्फा, बीटा और गामा, एंड सेप्टिकोलाइसिन, प्रोटीएज एंड न्यूरामिनिडेज। क्लॉस्ट्रीडियम नोवी का 4 सब टाइप है, A to D। जो टाइप A है वो प्रोड्यूस करता है बैक्टीरियोफेज कॉडेड अल्फा टॉक्सिन।